गुड मॉर्निंग भाई। तो कल की जो क्लास अपनी थी उसकी कुछ चीजों को दोबारा लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताओ, जो कल की क्लास थी उसका इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसकी जो अपनी डेफिनेशन है सांख्यिकी की, वो एक वचन के अर्थ में भी है और किस में है, बहुवचन के अर्थ में भी है। वो सिंगुलर भी है और क्या है, वो प्लूरल भी है। सिंगुलर किस सेंस में है? अरे कल ही तो बताया था। सिंगुलर एक वचन किस सेंस में है? जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं या डेटा को प्रेजेंट करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं, तो एक बार में क्या लगाएंगे, एक ही मेथड लगाओगे ना। जैसे कलेक्शन किया तो या तो क्या लगाओगे, सैंपल मेथड, या क्या लगाओगे, सेंसस। तो मेथड तो एक ही लगाया। तो जब अपन कोई प्रोसेस का जो मेथड अप्लाई करते हैं वो तो एक बार में एक ही करते हैं, उस सेंस में क्या बनेगा, वो एक वचन। और बहुवचन क्यों बनेगा, प्लूरल क्यों बनेगा? जो डेटा चाहिए होता है वो कभी भी एक सिंगल डेटा से मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। डेटा का क्या चाहिए, डेटा का मुझे एग्रीगेट चाहिए, समूह चाहिए। इसलिए किस सेंस में क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लूरल। एक बात तो दिमाग में ये रखनी। दूसरी बात, मैंने जो परिभाषा बताई थी आपको, वो परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो मेरे कई चैप्टर्स में काम आने वाली है, थोड़ा ध्यान से समझना। कल भी समझाई थी, आज दोबारा बता रहा हूं। मैंने 3 शब्दों पे स्ट्रेस किया था परिभाषा में। बोलो कौन कौन शब्द थे? एक शब्द मैंने दिया था कि मात्रात्मक समंक। कौन से? क्वांटिटेटिव। कौन से? क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी से अपन कुछ काम करते हैं। और उसको मैंने क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई चीज क्वालिटी हुई, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, और खुशबू, फ्रेग्रेंस, ये सब क्या है, क्वालिटी। ये सब क्या है, क्वालिटी। इनको अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ये 2.5 किलो सुंदर है, ये 500 ग्राम सुंदर है, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। इसको अपन ऐसे नाप नहीं सकते। इसमें क्या करते हैं अपन, रैंकिंग करते हैं। क्या करते हैं अपन, रैंकिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज क्वालिटेटिव भी है तो कहां आना पड़ेगा, उसको नंबर में चेंज करना पड़ेगा। उसको कहां लाना पड़ेगा, मात्रात्मक समंकों में चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे पहले शब्द की इंपॉर्टेंस थी। सेकंड शब्द क्या था, निष्कर्ष, कंक्लूजन, इन्फरेंस। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं है डेटा कलेक्ट किया और जेब में रख लिया, उससे कुछ क्या निकालो, कोई निष्कर्ष निकालो, कोई कंक्लूजन निकालो, तो वो अपने आप में स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, 2 शब्द मैंने स्लैश करके बात की थी। एक तो कौन सा बेटा, विधि, और एक मैंने कहा था तकनीक, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेथड, और क्या बोलते हैं इसको अपन, टेक्निक। तो इन दोनों शब्दों का मैंने जानबूझ के समावेश किया था। मेथड किस सेंस में था, टेक्निक किस सेंस में थी? मेथड था कि अपने जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो बेटा क्या है, वो साइंस भी है, वो विज्ञान भी है। और टेक्निक की सेंस में था, वो एक आर्ट भी है, वो एक कला भी है। और इसको याद कराने के लिए मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो मैं चाहूंगा कि आप में से मुझे बोले। मैंने कौन से शब्द इस्तेमाल किए थे साइंस के लिए और कला के लिए? मैंने कहा था व्हाट टू डू, याद कराया था, व्हाट टू डू, क्या करना है। और वो क्या था, हाउ, कैसे, हाउ टू डू। ये मैंने आपको याद कराने के लिए बात की थी कि ठीक है, साइंस इस सेंस में है कि अपने हर चीज के स्टेप्स होंगे। आप मेजरमेंट ऑफ सैनल टेंडेंसी पढ़ोगे, मैं स्टेप बता दूंगा। आप मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन पढ़ोगे, मैं स्टेप बता दूंगा। हर चीज की सिस्टमेटिक स्टेप होंगे। लेकिन फिर भी जैसे एक कोई बहुत अच्छा जानकार नहीं है सांख्यिकी का, मैं उसको स्टेप बता भी दूंगा तो भी उसके कंक्लूजन क्या आएंगे, गलत आएंगे। वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो वो कौशल, एक वर्ड लिया था मैंने, स्किल। आप में क्या होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, वो कौशल होना चाहिए। वो कौशल कौन देता है अपन को, आर्ट देती है। वो कौशल, वो स्किल, वो कौन देगा आपको, वो आर्ट देगी। और सिस्टम, स्टेप्स, वो कौन देंगे आपको, साइंस देगा। तो ये बेसिकली जो मैं बात करूंगा आज, ये कहलाती है अपनी क्या, इसकी नेचर क्या कहलाती है, इसकी प्रकृति कहलाती है। किसकी, सांख्यिकी। किसकी प्रकृति, सांख्यिकी प्रकृति। साइंस भी है और क्या है, आर्ट्स भी है। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो अपन ने कल की क्लास में देखी थी, इंपॉर्टेंट है, आगे भी अपने काम में लेंगे। आज उसके आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करें तो सबसे पहली बात अपनी सांख्यिकी क्या आती है बेटा, प्रकृति आती है। ये प्रकृति बात अपन ने कर ली। एक तो क्या है अपनी कला, और एक क्या है अपनी
विज्ञान है। दोनों की बात मैंने आपके सामने यहाँ पे कर ली। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं ध्यान रखना। अब अपन पढ़ते हैं स्कोप, लिखना मत, समझना। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के दायरे क्या है, किन दायरों में रह के अपन सांख्यिकी पढ़ते हैं। देखो स्कोप के अंदर मैं आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा, होती तीन चीजें। एक तो क्या, नेचर, जिसकी बात अपन ने कल की क्लास में कर ली। प्रकृति, प्रकृति कैसी बेटा, साइंस भी है और क्या है, आर्ट भी। तो कोई पूछे प्रकृति के बारे में, कोई पूछे नेचर के बारे में, तो क्या बोलोगे, सांख्यिकी, आर्ट्स भी है और क्या है, साइंस भी है। ठीक है साहब। सेकंड चीज आती है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। बांटते कैसे हैं अपन सांख्यिकी को, विषय वस्तु, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में इस पे क्वेश्चन बनता है। तीसरा पढ़ेंगे जरूर, इसकी क्या लिमिटेशन। तो अब मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा कि कोई ये बोले स्कोप ऑफ सांख्यिकी क्या है, दायरे क्या है सांख्यिकी, कितनी चीजें होती है उसमें, तीन होती हैं। कौन कौन सी, नेचर, सब्जेक्ट मैटर और क्या, लिमिटेशन। नेचर की बात अपन ने कर ली, प्रकृति क्या होती है, साइंस भी है और क्या है, आर्ट्स भी है। किस सेंस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है इसके अंदर, नेचर में कोई भी नहीं है। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। थोड़ा ध्यान समझना इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आगे काम भी आएगा। देखो जो सब्जेक्ट मैटर है ना, यानी इसको मैं बहुत आसान भाषा में कहूं, विषय वस्तु। आप कोई बुक उठाते हो अपनी, उस बुक के बाहर एक पहले पेज पे क्या लिखा होता है, एक होता है इंडेक्स, होता है विषय सूची होती है, चैप्टर से क्या होते हैं, नाम होते हैं, कुछ मिलता जुलता है। तो सब्जेक्ट मैटर में विषय वस्तु के अंदर सांख्यिकी को मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट में अपन बांटते हैं। नाम सुने होंगे पर आपको ये चीज पता नहीं होगी, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं STAT, यानी क्या, वर्णनात्मक सांख्यिकी, और दूसरा इन्फेरेंशियल, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, निष्कर्षात्मक। पूरी राम कहानी इसकी अपन PDF में लेंगे, लेकिन अभी मैं इसको आपको हमेशा याद रहे ऐसी बात करता हूं। सांख्यिकी तो खैर आएगा ही आएगा, अब थोड़ा समझना। देखो इसमें इंग्लिश का एक वर्ड आ रहा है डिस्क्राइब। क्या वर्ड इंग्लिश का इसमें, डिस्क्राइब। हिंदी का वर्ड क्या आ रहा है, वर्णन। क्या नाम आ रहा है, बस इस वर्ड को पकड़ लो, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। क्या होता है, किसी चीज के बारे में कुछ, उसकी विशेषता, उसकी संरचना बताना। तो केवल दो शब्द मेरे ध्यान रख लो डिस्क्रिप्टिव के लिए, एक तो क्या, स्ट्रक्चर, संरचना, और एक क्या ध्यान रख लो, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं। आप ऐसा याद कैसे रहेंगी, ये कैसे मैच करोगे। तो देखो ध्यान समझना, इसमें वर्ड क्या डाला मैंने, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब कुछ चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, वर्णन करना। अब व्याख्या किसी करोगे आप, स्ट्रक्चर की और किसकी, कैरेक्टरिस्टिक की, यानी संरचना की और विशेषता की। कैसे, लाओ बताते हैं आप। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ोगे, अपने कोर्स में भी है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ोगे, शायद जानते भी होंगे। क्या बोलते हैं इसको बेटा अपन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। थोड़ा बताओ, अपन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्या करते हैं इसके अंदर, क्या करते हैं इसमें, थोड़ा बताओ हल्का सा। ये तो पढ़ाई होगा, मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी पढ़ाई होगा 100% आपने, वो पढ़े थे ना, मीन, मीडियन, मोड है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, यही तो पढ़ते हो। क्या करते हैं वो, बेसिकली क्या करते हैं अपन पढ़ेंगे, वो अलग बात है, इतना तो आइडिया होगा क्या करते थे इसमें अपन। मीन, मीडियन, मोड में आप बेसिकली क्या करते हो कि जो डेटा आपको दे रखा है, जो समंक मैंने आपको दे रखे हैं, उसके मध्य में क्या बोल रखा है बेटा, क्या बोल रहा है उसका, सेंट्रल,
उसके मध्य का एक डाटा निकालने की कोशिश करते हो। हालांकि जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बात करूंगा, बहुत साधारण शब्दों में बात करूं। जैसे होता है ना, अपन छोटी क्लास में होते थे तो बच्चे तो बहुत सारे हैं, बट क्लास का एक क्या होता था, मॉनिटर होता था। मॉनिटर मॉनिटर क्या करता है, उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही आप क्या करते हो, इस पूरी डाटा को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सिंगल डेटा निकालते हो कि भैया ऐसा बता रहे हो कि जो समंक दे रखे हैं वो इस अकेले डेटा के, बताओ क्या, इर्द गिर्द इकट्ठा हुए हैं। मेरा सेंटेंस ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या कहा मैंने, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आप क्या कोशिश करते हो कि जो डेटा आपको मैंने दे रखा है उनको रिप्रेजेंट करता हुआ, उनको प्रदर्शित करता हुआ एक सिंगल डेटा निकालते हो जो क्या बताता है कि आपका रेस्ट ऑफ दी डेटा, आपका बाकी के समंक कहां है, इसके इर्द गिर्द क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आपने क्या किया, व्याख्या की, क्या किया आपने पूरे समंकों के क्या बताया, जो समंक दे रखे हैं वो उनकी संरचना जिस तरह से दे रखी है उसको एक ये अकेला डाटा क्या कर रहा है, शो कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, मान लो मैंने कहा 2 5 7 8 9 5 7 3 और लो 10, और मैंने आपने खुद किया होगा, मेरे ख्याल से काम खुद किया होगा आपने। आप एक रेंज निकालते हो रेंज, उसको बोलते हैं अपन विस्तार। चैप्टर अपन पढ़ेंगे है ना, तो उसमें हाईएस्ट और क्या निकालते हो, डिफरेंस निकाल। हाईएस्ट कौन है इसमें, 10, लोएस्ट कौन है, 2, तो आप रेंज क्या निकालोगे, 10 माइनस कितना, 2, 8। क्या बता रहा है ये कि डेटा कहां से कहां तक फैला हुआ है, क्या बता रहा है ये, डेटा कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये भी क्या बताया इसने, संरचना क्या बताई इसने, ये डेटा की संरचना बताई। तो जो अपन ये नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं कि डिस्क्रिप्टर के अंदर हम जिस तरह का डेटा हमको दे रखा है, हम उस डेटा की क्या बताते हैं, संरचना और उसकी विशेषता। अभी मैंने किसकी बात की, संरचना की, लाओ थोड़ी सी विशेषता की बात भी कर लेता हूं, थोड़ी विशेषता की बात भी कर लेते हैं। आपके चैप्टर ये वाला कोर्स में नहीं है, ऐसी बता रहा हूं कुछ नॉलेज के लिए, मतलब फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। आपने कभी नाम सुने, हिंदी में बोलते हैं विषमता। एक नाम सुना हो बाई चांस आपने, नहीं सुना तो बता दूंगा मैं आपको, कोर्टोसिस, इसको बोलते हैं पृथुघात, तो शीट्स में बोल सकते हैं। कुत्ता ही बोलते हैं। एक नाम और होता है कुकुदता, कभी सुना है क्या किसी ने, कोई भी आप में से कभी जानता हो, हल्का सा आइडिया दे मुझे, कोई टेस्ट नहीं है, जैसी नॉलेज के लिए, कभी नाम देखे हो है, कभी कोई नाम देखे हो बाई चांस। विषमता सुना है, विषमता क्या होती है, अरे कोई टेस्ट नहीं है, जो भी जानते हो बताओ, ऐसे बैठे रहते ना मजा नहीं आता ऐसे। अभी दोस्तों से बोलते हैं व्हाट्सएप पे चैट करो तो सब खुल जाएंगे आराम से, धमाधम धमाधम, बट छोटी सी चीज मासूम सी आ गई तो शांति। सुने तो होंगे 100%। देखो ये विशेषता बताते हैं डेटा की, कैसे, देखो ध्यान समझना। मान लो डेटा ऐसा हो कि भाई ये तो देखा होगा ना आपने, ये तो खूब डायग्राम देखा होगा, इसको बोलते हैं सममित डाटा, इसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक। ये अपने दोबारा पिक्चर में नहीं आएगा, आज की बात खत्म हो जाएगी, आगे अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ ये नाम जो मैंने बोला विशेषता उसको एक्सप्लेन करता हूं। सममित का मतलब क्या होता है, तो ध्यान सुनना मेरी बात, आपकी क्लास है, फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक अमूमन औसतन एज क्या मानते हैं आप लोगों की, 25-26 मान ले, तो मैक्सिमम जो बच्चे होंगे ना वो 25-26 साल के होंगे, कम होते जाएंगे 28-30, 32 क्या जाएंगे कम, कोई रेयर ही होगा 40 के आसपास, है ना, लगभग मेरा कोई भी, ठीक है, तो वो बहुत कम होगा। अब देखो जो डायग्राम मैंने बनाया कुछ मेरे जो बोल रहा हूं मैच करना। मैक्सिमम कौन से होंगे, मैक्सिमम कौन से होंगे, वो 25-26 साल के। जैसे जैसे एज बढ़ेगी बच्चे क्या चाहेंगे, कम दिख रहे हैं, और कम और कम और कम और कम, और 40-42 का तो खैर दिख रहा है, कुछ है नहीं, ऐसे ही रिवर्स आओ,
कम ही होंगे जो क्या होंगे 24, 22, कोई है क्या जो 20, 22 में हो नहीं सकता, कोई चीजें की होगी तो बहुत कम होंगे। इसका मतलब मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो मिडिल दिख रहा है आपको, जो डेटा कौन सा होता है मिडिल का, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही जो डेटा कौन सा है मिडिल का, मध्य का, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाईएस्ट। आगे बढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती गई? कम। पीछे आओगे तो होती गई क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक। लेकिन जरूरी नहीं डाटा सारा ऐसा हो। कई बार डाटा क्या होता है समझना, जो हायर वैल्यूज हैं, दिख रहा है आपको ये कौन सी वैल्यूज है? अरे ये तो पता है ना, नंबर कहां बढ़ते हैं, नंबर कहां बढ़ते हैं? जैसे एक यहाँ पे 25 है तो नंबर 26 कहां आएगा? इधर या इधर? 26 यहाँ आएगा, 27 ऐसे, ठीक है ना, नंबर में से बढ़ते हैं। अगर जो बड़ी वैल्यूज हैं उस और झुक गया, ये झुक गया, ये छोटी वैल्यूज है लेकिन बड़ी वैल्यू चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, या रिवर्स क्या हो सकता है बेटा? रिवर्स क्या हो सकता है? छोटी वैल्यूज बहुत सारी हो, है ना, इस तरह से डाटा बन जाए, तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? अपन जो नाम दिया था मैंने बेटा, कौन सा? स्क्यूनेस। ये होती है स्क्यूनेस। ये अपने डेटा का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है। इसको भी नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव। हालांकि आपको कोई खास मतलब नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं क्या? पॉजिटिव स्क्यूनेस, क्योंकि बड़ी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और यहाँ कौन सी वैल्यू ज्यादा है? छोटी। बढ़ रहा है। इसकी टेल जो है, इसकी पूंछ है, कहाँ है? ये कौन से मान है बेटा? छोटे। ये कौन से मान है? बड़े। तो इसकी जो पूंछ है छोटे मानों की ओर जारी है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं इसको अपन? नेगेटिव स्क्यूनेस। और अगर इसकी जो टेल है वो बड़े मानों की ओर जारी है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, यानी धनात्मक विषमता। अगर सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो समझना तो इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। बाकी इसका अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रूल नहीं है, पहले बता देता हूं, क्योंकि अपने चैप्टर कोर्स में फर्स्ट ग्रेड के नहीं है। बट हाँ, जो मैंने नाम लिया, मैंने दो नाम लिए, दो नाम लिए थे मैंने आपके सामने, उसकी बात कर रहा हूं। एक नाम क्या लिया? स्ट्रक्चर, संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या पढ़ेंगे? अपसरण की माप, बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन सेकंड नाम क्या लिया मैंने? विशेषता। वो अपने कोर्स में नहीं है, उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया आपके लिए। ये सम्मित कहलाता है। यहाँ कोई विषमता नहीं है, लेकिन विषमता होती है, डेटा में विषमता होती है। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ऐसी विशेषताएं भी हम कहां पढ़ते हैं? डेस्क्रिप्टिव में। तो सब्जेक्ट मैटर में जब आप लिख रहे हो, मेरे पास सुनते रहना है ना, लिखते रहो और मुझे सुन लेना ओनली। सब्जेक्ट मैटर में दो चीजें होंगी, डेस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। डेस्क्रिप्टिव में केवल दो वर्ड ध्यान रखना, डेटा की संरचना, डेटा का स्ट्रक्चर, और डेटा की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। और विशेषता में पहली विशेषता मैंने क्या बोली आपके लिए? स्क्यूनेस बोली। ये स्क्यूड है, ये स्क्यूड है, ये विषमता मौजूद है। विषमता दो तरह की होती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। दोनों के डायग्राम बना के मैंने बता दिया। छोटे मानों की ओर अपना कर्व बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक विषमता, और बड़े मानों की ओर लार्ज वैल्यूज की ओर अपना टेल बढ़ रही है इसकी, तो बोलते हैं धनात्मक विषमता। ये मात्र नॉलेज के लिए। तो ये था डेस्क्रिप्टिव। हमारा सांख्यिकी में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ चीजें हमारे कोर्स में भी हैं। आगे बढ़े, सबका हो गया। बस मैंने नाम लिया, बता रहा हूं, ज्यादा नोट मत करना। ये क्या लिखा है मैंने? कुर्टोसिस, कुत्ता। देखो ये मैंने कर्व बनाया था। कई बार तो बिल्कुल ये नॉर्मल सा कर्व होता है, ठीक है ना, नॉर्मल। कई बार बिल्कुल तीखा कि बैठो चुप जाए, ऐसा होता है। और कई बार बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट प्लेट टाइप होता है। इस विशेषता को क्या बोलते हैं अपन? कुर्टोसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन विशेषता को? देखो ये तो कौन सा है अपना? ये तो नॉर्मल कर्व है, सामान्य है, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा पतला, फ्लैट। इसको बोलते, देखो एक नाम होता है, घर में अपन खाना खाते हैं, प्लेट। प्लेट कैसे होती है? फ्लैट सी। तो नाम ही क्या होता है इसका? प्लेटिकुर्टिक। इसका नाम होता है प्लेटिकुर्टिक। और ऑस्ट्रेलिया साइड में एक जानवर पाया जाता है ना, उसके नाम पे ये नाम पड़ा। इसकी पीठ बहुत ऊंची होती है, उसके नाम पे पड़ा है नाम लेप्टोकुर्टिक। लेप्टोकुर्टिक, जो बहुत तीखा हो ना, मैं कहूँ बैठ जाओ और बैठे चुप जाएगा ये आपके, है ना। तो ऐसा जो तीखा होता है उसको बोलते हैं लेप्टोकुर्टिक। बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेट नुमा होता है, उसको बोलते हैं प्लेटिकुर्टिक। और जो नॉर्मल, ना ज्यादा तीखा ना ज्यादा चपटा, उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल।
इस विशेषता को क्या बोलते हैं? कुर्टोसिस। ये भी आपके फर्स्ट ईयर में फिलहाल नहीं है, सिर्फ मैंने क्योंकि वर्ड नाम लिए मैंने थ्योरी में, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको इसके बारे में। चाहे तो नोट कर लें इन तीनों के नाम, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये विशेषताएं होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि डेटा किस तरह से आपका कुछ बता रहा है आपको। तो चुभने वाले डेटा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुकीला शीर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नुकीले शीर्ष वाला, नुकीला शीर्ष। नॉर्मल को बोलते हैं प्रसामान्य शीर्ष, प्रसामान्य शीर्ष। और प्लेटी को बोलते हैं चपटा शीर्ष। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये तीन जो कर्व की शेप है, इस विशेषता को अपन बोलते हैं कुर्टोसिस। हिंदी में दो नाम होते हैं, पृथु शीर्ष और कुकुत्ता। ये दो नाम इसके हैं कुर्टोसिस के। तो डेस्क्रिप्टिव काम फिलहाल खत्म। अब बताओ, अगर कोई कहे कि भाई आपका जो सब्जेक्ट मैटर है कितने पार्ट में, अब बोलते भी जाओ भैया, सब्जेक्ट मैटर कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक कौन सा? डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव में क्या? डेस्क्रिप्टिव में क्या? संरचना और विशेषता, स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक। किस तरह से? एग्जाम्पल मैंने दे दिए। स्ट्रक्चर के क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अपकरण की माप, ये पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, कोर्स में। और विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? स्क्यूनेस है, कुर्टोसिस, ये अपने कोर्स में नहीं, लेकिन बता दिया क्या चीज होती है। वैसे राइटिंग बिल्कुल मोटी जैसी है, दिख रहा होगा आपको, नॉर्मल है ना? प्लेटी कोर्टिक और लेप्टोकोर्टिक, नुकीला शीर्ष, चपटा शीर्ष और मध्यम शीर्ष बोलते हैं या प्रसामान्य बोलते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद हो गया होगा, सबका हो गया, हो गया सबका भाई, कोई बचा तो नहीं? अब चलते हैं अपने दूसरी चीज पे, इन्फेरेंशियल, निष्कर्षात्मक। देखो नाम ही क्या आ रहा है, नाम ही क्या आ रहा है इसमें? निष्कर्ष। कुछ इन्फर, इंग्लिश में इन्फर मतलब क्या होता है? कुछ कंक्लूजन निकालना। इंग्लिश में इन्फर का मतलब क्या होता है? कुछ कंक्लूजन निकालना। अब सबका ध्यान बोर्ड पर। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि भी कुछ तबियत ठीक नहीं है ना, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन चलो अपन एग्जांपल ले रहे हैं। तो मान लेते हैं, हाँ, पॉजिटिव स्क्यूर और नेगेटिव स्क्यूर, बिल्कुल सही। तो भाई आपकी तबियत थोड़ी सी, आपको लगा नासाज सी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर क्या बोलता है? भैया खून की जांच कराओ। क्या कराओ? अजी क्या कराओ? खून की जांच कराओ। आप टेस्ट कराने के लेबोरेटरी में गए। क्या करता है वो लेबोरेटरी वाला? क्या करता है लेबोरेटरी वाला? क्या आपकी बॉडी से सारा खून निकाल लेता है? सारा खून निकाल देगा तो काम ही खत्म हो गया, काय की बीमारी, आदमी मुक्त हो गया है दुनिया से। तो क्या करता है? आपकी बॉडी से, हाथ में से, कहीं से भी, तो आपके वो कुछ बूंदे या कुछ ml खून निकालता है, उसकी जांच करते हैं। क्या करते हैं? बात को ध्यान सुनना, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरे एग्जाम्पल को। तो क्या किया? आपकी बॉडी से कुछ स्पेसिफिक, कुछ ml, कुछ बूंदे खून निकाला। सिर्फ उस छोटे से पार्ट की क्या की? जांच की। जो भी जांच करना है, टाइफाइड जांच, जो भी जांच करनी है, बुखार की जो भी जांच करनी, जांच की। और क्या बोला रिपोर्ट में? क्या लिखा हुआ है? आपकी पूरी बॉडी को फला बीमारी है या कोई बीमारी नहीं। बताओ उसमें क्या हुआ? बताओ क्या किया? पहली बात तो क्या निकाला उसने? निष्कर्ष निकाला, बीमारी है या नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन निष्कर्ष किस आधार पर निकाला है? एक छोटे से बच्चे ने एक बहुत प्यारा नाम लिया था, नमूना। क्या नाम लिया? नमूना। एक छोटे से हिस्से का अध्ययन करके पूरे समग्र, आपकी बॉडी क्या थी? पूरी समग्र। आपकी बॉडी क्या थी इसमें? होल। आपकी बॉडी क्या थी? होल। उसके एक छोटे से हिस्से का, उनके छोटे से गुणों का अध्ययन करके पूरे आपकी बॉडी के बारे में उसने निष्कर्ष दिया। एक एग्जांपल बोल लेते हैं। जैसे आप गेहूं खरीदने गए, है ना, गेहूं खरीदने गए, क्या करते हो? जो दुकानदार है वो बोरियां आगे रख देता है, क्या करते हो? क्या उस बोरी का एक एक दाना चेक करते हो? नहीं। क्या किया आपने? हाथ डाला, मुट्ठी निकाली, ऐसे ऐसे किया, कंकर मिला, हटाई बोरी, ये बेकार है। दूसरी बोरी में हाथ डाला, मुट्ठी निकाली, मुट्ठी का क्या किया आपने? अध्ययन किया और क्या, हाँ ये बोरी सही है, रख दे गाड़ी में। अब वो निष्कर्ष क्या था? या तो ये बोरी क्या है? खराब है मत रख, या बोरी क्या है? ये सही है। निष्कर्ष भी निकाला। और कैसे निकाला? पूरी बोरी का, हाँ, नमूने से। पूरी बोरी का अध्ययन नहीं किया। क्या किया आपने? उसके छोटे से पार्ट का अध्ययन किया। एक और लेते हैं, आजकल शादी से पहले वो लड़का लड़की को मिलवाते हैं,
5 मिनट के लिए बात करवाते हैं और उसके बाद भले ही कुछ भी हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनट का वो संकल्प है, हाँ भाई करना है या नहीं करना है, उसका राम कहानी बन जाती है। फिर वो जिंदगी में खैर क्या होता है वो अलग बात है, उसके बारे में अलग एग्जाम्पल लेंगे बाद में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब अपन पूरे, अब बेसिक्स पे आ जाते हैं, जब अपन पूरे बड़ी, उसको बोलते हैं समग्र, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पूरे बड़े पार्ट को, पूरे बड़े समूह को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? पॉपुलेशन। और उसके छोटे भाग को क्या बोलते हैं? नमूना या सैंपल या पॉपुलेशन। तो जब मैं पूरे बड़े समग्र में से एक छोटे नमूने के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष किसके बारे में दे रहा हूं? उस नमूने के बारे में नहीं। ध्यान सुनना मेरी बात। स्टडी किसकी की? नमूने की। अध्ययन किसका किया? नमूने का। रिजल्ट किसके बारे में दिया? रिजल्ट दिया समग्र के बारे में। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आपके घरों में भी, जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, जैसे घर में चावल पक रहा है, मम्मी क्या बना रही है, आप घर में चावल बना रही है, तो क्या करती है मम्मी? एक चम्मच लिया, चावल को ऐसे पच 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 किया, हाँ पक गया, आ जाओ खाना खाना, टेबल पर लग गया है, आ जाओ खाना खा लो, है ना? तो ऐसा करती है कि पूरे भगोने चावल को पच 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 ऐसा कर दिया तो खाने लायक रहेगा नहीं। वो भी क्या है? सैंपलिंग है। तो अपने डेली लाइफ में भी क्या इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको देख लो सांख्यिकी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो अपने डेली लाइफ में अपन क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, सब जगह इस्तेमाल करते हैं। तो जब अपन एक बड़े समूह का में से एक छोटे नमूने का अध्ययन करके पूरे बड़े समूह के बारे में निष्कर्ष देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इन्फेरेंशियल। एक नाम और होता है इसका इंग्लिश में, हालांकि आप उस नाम से कोई खास वो नहीं है, मैंने थ्योरी में दिया है, इंडक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? आगमनात्मक। आगमनात्मक हिंदी में इसी का नाम है। किसका? इन्फेरेंशियल का ही नाम है एक और। तो ये क्या है अपना सब्जेक्ट मैटर। और तीसरा और जो आखिरी है उसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं एक बार अपन। तो विषय वस्तु की बात मैंने कर ली। कौन कौन से भैया? एक तो कौन सा अपना विषय वस्तु, बोलते तो जाया करो। एक तो कौन सी विषय वस्तु है? वर्णनात्मक। नाम बोलो दो। वर्णनात्मक के दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे मैं बोलूं वर्णनात्मक, दो वर्ड दिमाग में तुरंत आना चाहिए, स्ट्रक्चर और कौन सा। देखो इस तरह से तो मजा आएगा, ऐसे नहीं दल होकर बस पढ़ा करो। सांख्यिकी जिससे बता रहा हूं उसे पढ़ोगे, बहुत आसान रहेगी, पूरा आत्मसात करके आओगे। तो वर्णनात्मक में तुरंत दिमाग में आना चाहिए स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक, संरचना और विशेषता। विशेषात्मक क्या? एक बड़े समूह में से छोटे समूह का अध्ययन किया, निष्कर्ष के बारे में दिया, आपने पूरे बड़े समूह के बारे में दिया, तो क्या अपना वो निष्कर्षात्मक है, इन्फेरेंशियल है। इसका एग्जांपल दिए मैंने किसके? डेस्क्टॉप के। कौन कौन से हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो अपन ग्राफ वगैरह बनाते हैं, अपकरण के माप, ये अपने कोर्स में है, ये पूरा अपने कोर्स में है, ये तीन चीज अपन पढ़ेंगे अपने कोर्स में है ये। अच्छा ये चीज क्या है बताओ जरा, ये भी डेस्क्रिप्टिव है। कौन सी? मैंने दोनों में लिखा हुआ है ना, ये बताओ क्या मतलब है इसका, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। देखें कुछ आइडिया है क्या इसके बारे में? हाँ, सैंपल स्टडी, वेरी गुड। बताओ भी क्या मीनिंग है इसका। वैसे आंग्ल भाषा में लिखा हुआ है लेकिन भी आसान भाषा है, समझ सकते हो क्या मीनिंग है इसका। देखो जब मैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करता हूं, मैं केवल एक बार में एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा एज का एवरेज, तो केवल एज है। मैंने कहा वेट का औसत, वेट का मीन, तो केवल एक ही क्या अपने पास वेरिएबल है। तो अभी तक जो अपने कोर्स में भी है ना, तो अपकरण के माप एक बार में एक वेरिएबल, एक चर राशि, प्रतीक माप एक बार में एक चर राशि। ये दुख की बात है, भी अपने कोर्स में नहीं है फर्स्ट ग्रेड के, लेकिन ये होता है। नाम सुने? सहसंबंध सुने होंगे 100%। सहसंबंध, इसको बोलते हैं प्रतिगमन, इसको बोलते हैं प्रतीकगमन, है ना। ये क्या होते हैं? ये भी अपने स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, लेकिन ये क्या है? एक साथ क्या नाम लिखवा रहा है? बाईवेरिएट। मतलब क्या? एक साथ दो चर। तो कौन से पढ़ते हो? प्राइस और क्या? डिमांड। ये तो पढ़ा होगा ना। प्राइस क्या है? आपकी कीमत। और डिमांड क्या होती है? अपने मांग। तो एक साथ जब आपको ये कोई कहा जाता है कि साहब प्राइस बढ़ती है, तो डिमांड क्या होती है? वेरी गुड। तो डिमांड क्या होती है? अपनी कम होती है। एक साथ अध्ययन किया ना इसका, एक साथ अध्ययन किया तो क्या हो गया फिर वो? क्या हो गया फिर वो? सहसंबंध हो गया। जब अपन एक साथ अध्ययन करते हैं दो या अधिक चरों का, तो क्या होता है? वो सहसंबंध। तो डेस्क्रिप्टिव जो है वो यूनिवेरिएट भी हो सकती है। व्हाट इज यूनिवेरिएट? एकल चर। और ये क्या है? अपने
बाइवेरिएट भी हो सकती है, द्विचर भी हो सकती है। ये अपने फिलहाल कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने तीसरी बात की है कि डेस्क्रिप्टिव दोनों हो सकती है, एक चर की और दो चर की हो सकती है। निश्चयात्मक की मैंने बहुत सिंपल सी बात की है, ये वो तरीके हैं, वो अपने पास मेथड है जहां अपन क्या करते हैं, एक बड़े समूह, क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन किसे ले रहे हैं, उसके छोटे से हिस्से, उसे सैंपल का अध्ययन करके अपन ले रहे हैं। तो इन्फेरेंशियल का मतलब क्या है, दिस इस तरह से डील्स विद दोज मेथड वेयर कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑफ लार्ज ग्रुप आर ड्रॉन बाय स्टडीइंग अ पार्ट ऑफ इट। इसका एक हिस्से का अपन कितना एग्जांपल लिया है, ये वाला कौन सा, चावल के कुछ दानों की जांच करके गृहिणी ये अनुमान लगा लेती है कि चावल पूरा पका है या नहीं, जो अपन ने भी एग्जांपल कई दिए थे। ये अपने हैं निष्कर्षात्मक। सीमाओं के बारे में बात करते हैं। सीमाएं क्या है, पहली सीमा तो आप बताओ क्या मीनिंग, मतलब मुझे ऐसा, मैं चाहता हूं आपसे कि जो सीमा सामने लिखी हुई है आपके, दिख ही रहा होगा आपको, आप मुझे कोई ऐसा कुछ सेंटेंस एग्जांपल दो कि इससे लगे कि हाँ भाई ये जो सीमा है वो सही है, तब तो मजा आएगा। ये मैं ही बोलता रहूंगा मतलब वाली बात नहीं। फर्स्ट सीमा लिमिटेशन कहता है सांख्यिकी औसत से संबंधित है। ये दोनों साथ मिलकर पढ़ना, इन दोनों को, पहला और जो सेकंड है ना, इन दोनों को कंबाइंड देना, मतलब आपस में मिले जुले हैं। सांख्यिकी औसत से संबंधित है, इट डील्स विथ एवरेजेस, एंड सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती, इंडिविजुअल्स को डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। मान लो जैसे मैंने कहा था कि अकेले डेटा से मुझे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा राम 6 फुट ऊंचा है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कहा जाए राम 6 फुट है, श्याम इतना इतना, तो मैं कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं। ये एग्जांपल कहां बैठा, यहां पर। कहां बैठा एग्जांपल, ये कि व्यक्तिगत इकाई से मुझे मतलब नहीं है, मुझे एक डाटा से मुझे कुछ नहीं कर सकता, मुझे एग्रीगेट चाहिए। ये मेरा मीनिंग था इसका। बात समझ आ गई सारी सबको ये बात? और बात समझ आ गई क्या, व्यक्तिगत इकाई मतलब क्या है, एक डेटा से मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे समूह चाहिए। अब ये मीनिंग क्या है, औसत से संबंधित है। मान लो मैंने आपकी क्लास में जो बच्चे हैं सब, मैंने क्या किया, सिंपल अपना एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपकी क्लास के बच्चों का एमकॉम जो आपने कर रखा है उसका एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। तो जैसे मान लो, सपोज मान लो एवरेज आया 61, क्या एवरेज आया 61, तो क्या वो 61 सबका नंबर है? कोई उसके कम भी होगा, कोई उसके क्या होगा, ज्यादा भी होगा। तो जो आपको रिजल्ट दे रहा है ना, इसका मतलब क्या कहना क्या है, स्टेट डील्स विद औसत। जो रिजल्ट है वो क्या है, एवरेज है, वो किसी पर्टिकुलर पे अप्लाई नहीं हो रहे, वो एक औसत को बता रहे हैं, वो किसी विशिष्ट पे अप्लाई नहीं हो रहे। हो सकता है इनकी क्या हो 78 हो सकता है इनकी क्या 52 हो, मैं ऐसे कर दिया, किसी को नहीं बोला 52 किसी कम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सांख्यिकी है वो डील किसको करती है, अपने वो औसत बताती है, वो एवरेज के बारे में बताती है, किसी पर्टिकुलर के बारे में वो अप्लाई नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है, रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट करेक्टेड। इसका मीनिंग क्या है, जब आप डेटा इकट्ठा करते हो तो उसमें एरर की संभावना होती है। जब डेटा इकट्ठा करते हैं तो किसी भी चीज के अंदर एरर की संभावना होती है, इसलिए मान के चलते हैं कि भाई सांख्यिकी परिणाम क्या लगभग सही है। ये नहीं कह सकता मैं कि पत्थर की लकीर है, जो सांख्यिकी ने बोल दिया वो 100% है, मैं ये नहीं बोलता। क्यों, किसी भी स्टेप में, डेटा कलेक्ट करने के स्टेप में, डेटा को प्रेजेंट करने के स्टेप में एरर त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसके परिणाम क्या है, लगभग सही है। ये मतलब क्या है इसका, बताओ इसका मतलब क्या है? Statistics is only a means and not end। ये वही वाली बात है, सांख्यिकी एक साधन है, वो आपको एक सजेशन, एक सुझाव देगा, बट ये नहीं है कि जो सांख्यिकी ने कह दिया तो क्या मान लिया बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सांख्यिकी आपको सुझाव देगा, सजेशन देगा, लेकिन वो एंड नहीं है। मतलब ये नहीं कि सांख्यिकी ने जो कह दिया बस वो खत्म, बस वही सत्य है, बाकी सब क्या असत्य है, ऐसा नहीं। ये तो आप देखते ही होंगे, सांख्यिकी में हेर फेर से दुरुपयोग संभव है। आप देखते हो कई बार, जैसे मान लो, हाँ आप देखते हो कि कई बार आपने ये सब चुनाव का माहौल आ गया है, तो उसमें अलग अलग जो समाचारों के चैनल होते हैं वो अपने हिसाब से अलग क्या दिखाते हैं, इसकी जीतने की संभावना है। वो क्या मीनिंग है उसका, बताओ। मान लो मैं किसी के प्रति बायस हो गया, अपन किसी का नाम नहीं लेते,
तो मान लो मैं किसी के प्रति क्या हो गया, बायस हो गया, मतलब मेरा झुकाव किसी पर्टिकुलर के ऊपर है, मेरा झुकाव किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर है, तो क्या करूंगा मैं डेटा वैसा लूंगा जिससे कि क्या होगा, उसके रिजल्ट क्या हो, बेटर दिखे। तो सांख्यिकी डिपेंड किस पे करती है, डेटा के ऊपर। तो डेटा का जो कलेक्शन है, जो चुनाव है, देख वर्ड लिखा है मैंने क्या बेटा, जानबूझ के, क्या जानबूझ के। हो सकता है कि मैं उसको अपना हेरफेर करके, अपना जानबूझ के दुरुपयोग संबंधों के हेरफेर से मैं क्या करूं, जो चीज नहीं भी है उसको क्या कर दूं, मैं डेटा से प्रूव कर दूं ये ऐसे हो रही है। तो कहने का मतलब यह है, इसलिए कहते हैं सांख्यिकी का दुरुपयोग समंकों के हेरफेर से क्या है, संभव है। मैं डेटा को डेलिबरेटली, जानबूझ के, ट्विस्टिंग एंड मैनिपुलेट करके अपने रिजल्ट में हेरफेर कर सकता हूं। इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये है इसलिए ये है या नहीं, बोलो। क्योंकि हेरफेर द्वारा इसका दुरुपयोग संभव है, इसलिए क्या बोलते हैं, सांख्यिकी हर किसी को नहीं, किसको यूज करना चाहिए, किसको यूज करना चाहिए, जो इस फील्ड के क्या है, अपने एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के द्वारा इसको यूज करना चाहिए। कम से कम ये तो सब मैंने एक्सप्लेन किए हैं पापियों, एक तो एक्सप्लेन कर दो मेरे को, ये वाला एक तो एक्सप्लेन कर दो मुझे, कम से कम लास्ट वाला तो एक्सप्लेन कर दो। सांख्यिकी अध्ययन के लिए समंग, समरूप और एक समान होने चाहिए। कोई एग्जांपल ऐसा कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल देके, बहुत काफी हद तक सही है। इसको थोड़ा सा मैं, इनकी बात को थोड़ा सा मैं और आगे करता हूं। जैसे मान लो सपोज आप जीडीपी का अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी तो मैं एग्जांपल उसी के ले लेता हूं। जैसे मान लो जीडीपी, जानते हो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे जीडीपी की आप तुलना कर रहे हो कुछ विदेशों की आप कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मान लो इंग्लैंड की कर रहे हो, इंडिया की कर रहे हो, और एक अमेरिका भी ले लेते, ठीक है ना। इनका अध्ययन कर रहे हो आप। अब समझना ये वर्ड, ये जो वर्ड है ना, कौन सा, इस वर्ड को मैंने क्यों यहाँ पे डाला है, कौन सा, समरूप और एक समान, ये क्यों लिया है, समझना। आप अध्ययन कर रहे हो, अब जनरली मुझे बताओ, इंग्लैंड में अपना जो मनी है उसका क्या है, किसमें चलती है मनी, यहाँ चलती है इसमें, पाउंड में। कहाँ चलती है, क्या चलते हैं यहाँ पर, पाउंड, पाउंड चलता है। अरे यूं कहाँ रह गया, यहाँ क्या चलते हैं, अपने पाउंड चलते हैं। इंडिया में क्या चलता है, रुपी। इंडिया में क्या चलता है, रुपी। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, डॉलर। अब मैं आपके सामने जो डेटा रख रहा हूं, एक पाउंड में है, एक रुपीज में है, और एक इसमें डॉलर में, क्या आप तुलना कर पाओगे, नहीं। या तीनों किसमें हो, रुपीज में, या तीनों किसमें हो, डॉलर में। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि समंग सारे क्या होने चाहिए, समरूप। जैसे मान लो मैं वेट की बात कर लूं, किसी कोई डाटा किसमें, किलो में, कोई डाटा किसमें, ग्राम में, कोई किसमें, टन्स में, तो कहां तुलना कर पाओगे। तो अगर आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रॉपर करनी है तो डेटा क्या होना चाहिए आपका, होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये बात कहना चाह रहा था, ये पॉइंट। ये मैं आपको चारों बातों को एक फटाक से याद करा देता हूं कि भाई क्या मीनिंग है इसका। पहले आप पढ़ लें एक बार, फिर मैं आपको भी 1 मिनट में याद करा देता हूं इसके जो कार्य हैं, जो फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स के। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि लिया शुरू हो जाते हैं एमसीटी से, किसी भौतिक माप पढ़ना शुरू कर दिया, काम हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि एक तो ये कि पेपर 1 में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पेपर 1 में सांख्यिकी फिर से है, और ये चीज है जो आगे पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें हैं, तो वो क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 2, जब इनको पढ़ने के बाद, जब इन सबको समझने के बाद अपन आप चैप्टर पे आएंगे, तो कई शब्द ऐसे हैं जो मैं चैप्टर में लूंगा तो आपको पता होगा कि हाँ सर इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो जरूरी है, चाहे कुछ भी, चाहे थ्योरी, चाहे कैसी भी है, एक बार इसको पढ़ना आवश्यक है। तो बताओ जरा, एक बार इसको रीड कर लो, फिर मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि चारों चीज आपको हमेशा याद रहेंगी। ये 4 जो फंक्शन है, पहला क्या बोल रहा है, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सेकंड क्या बोल रहा है, तुलनात्मक अध्ययन करना टू प्रोवाइड कंपैरेटिव स्टडी। तीसरा, विभिन्न तथ्यों के बीच में, ये वो एग्जांपल था ना डिमांड सप्लाई का जो मैंने कहा था, संबंध क्या बन गया कि प्राइस बढ़ती है, डिमांड क्या होती है, घटती है। अच्छा, प्राइस सप्लाई में क्या होता है, प्राइस और सप्लाई में संबंध क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, घटती है। कीमत और पूर्ति में क्या संबंध होता है बताओ, है ना, ना ना, धनात्मक, धनात्मक होता है प्राइस सप्लाई में, मरवाओगे। अरे भैया थोड़ी कौन से पढ़ लो। तो प्राइस और डिमांड में तो क्या होता है, इनवर्स होता है, प्राइस बढ़ती है, डिमांड क्या होती है, घटती है। प्राइस सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन, धनात्मक होता है, प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है। वो चीज आप अपने सर से डिस्कस करना चलो। खैर,
तो तीसरा कौन सा है, विभिन्न तथ्यों के बीच संबंध अध्ययन करना, जो मैंने बताया था प्राइस और डिमांड वाला। और चौथा कौन सा है, व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना। अब आपको क्या सर ये चारों ऐसे हैं कि पढ़ तो लिया, ये याद नहीं हो पा रहे। अब मैं इसको आपको एक चेन में, एक सीक्वेंस में बोलता हूं और आपको चारों याद हो जाएंगे। जैसे कल आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई आपको जो वर्ल्ड कप में टीमें खेल रही हैं, उनके जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो भी रिकॉर्ड है उनके 400 मैच 500 मैच का डाटा मैंने लिया और पोथी में लिख के आपके सामने पटक दी, ये लो। कुछ कर पाओगे उस डाटा से? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बुला दिया बच्चे ने मेरे को। हाँ, क्या बोला था मैं कि भाई आज से मान लो आपको वर्ल्ड कप के जितने प्लेयर्स वगैरह हैं, उन सबका मैंने क्या किया, उनके डेटा को किस मैच में कितने रन बनाए, कितना विकेट लिए, और पोथी में भर भर के पेज भर के आपके सामने लाके पटक दिया, लो पढ़ो निष्कर्ष निकालो। निकाल पाओगे? नहीं। क्यों? वो बिल्कुल ही जटिल कॉम्प्लेक्स डेटा है, आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे। सांख्यिकी बोलती है, अभी पढ़ेंगे अपन कि भैया क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तरीके होते हैं, डाटा को अपन को अरेंज करने के तरीके होते हैं। तो देखो क्या हुआ, सांख्यिकी सबसे पहले क्या कर रही बताओ, जटिल तथ्यों को यानी डेटा को, समंकों को, फैक्ट्स को क्या बनाया उसने, सरल बनाया। जब जो डेटा है, जो तथ्य सरल बन गए, सरल बनने के बाद क्या कर पाओगे उससे, इजीली क्या कर पाओगे, देखो चेन बना रहा हूं, चेन है, चेन बना रहा हूं। सांख्यिकी ने क्या किया, गंदे डेटा को पहले, फुल डेटा को क्या किया, इजी किया। इजी किया तो क्या कर पाए आप, तुलनात्मक अध्ययन कर पाए। जब तुलनात्मक अध्ययन कर लिया तो क्या कर पाओगे, संबंध बना लोगे। जब तुलनात्मक, जैसे आपने तुलना कर ली प्राइस क्या, किसकी, डिमांड की, आपने तुलना कर लिया, जब भी प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती है, घटती है। तुलना की तो क्या बन गया बताओ, संबंधों का अध्ययन कर लिया। तो इतना पढ़ लिया तो अपने अनुभव में क्या हुआ बताओ, अपने व्यक्तिगत ज्ञान अनुभव में क्या हुआ, बन गई चेन। दोबारा बोला, क्या बोला मैंने, जटिल तथ्यों क्या बनाया, सरल बनाया तो क्या कर पाए, अध्ययन कर पाए, तुलनात्मक वो कर पाए तो क्या बन गया, संबंध बन गया। और जब इतना ज्ञान प्राप्ति हो गई तो क्या हुआ, आपके व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को क्या मिला, अपना बढ़ावा मिला। तो इस तरह से एक चेन बना लेना दिमाग में, हमेशा याद रहेंगे, कार्य कोई भूलोगे नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज है। तो ये था अपना क्या, सांख्यिकी का कार्य। अच्छा, ऑनलाइन कितने बच्चे ईमानदार बताना, ईमानदार से कल जिन्होंने ऑनलाइन खोल के रिवाइज किया था, देखो कितने प्यारे बच्चे ईमानदार, एक ने भी नहीं खोला। अरे फर्स्ट गेट इस बार ही निकालना है या पंचवर्षीय योजना है, बता दो। कहा था ना कल मैंने ये बात। देखो बाकी सब्जेक्ट जो है वो कैसे भी करो, कुछ भी करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है, गणित भी इसमें आएगी, इसमें अच्छी खासी थ्योरी भी है, और जो क्वेश्चन अपने आएंगे, मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 ही आएंगे, 5 कैसे आएंगे, थ्योरी यहां से निकल के आएंगे फिर वो। और जब इसको भी ध्यान नहीं दोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो ये होंगे नहीं। फिर जो ऑप्शन ऐसे लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो अंतर जो है ऑप्शन का, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे काम चलेगा नहीं। इसलिए मैंने कल ही इसको अपलोड करवा दिया था। आपका ये फर्ज बनता था, आप दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा, जिसको आपको जितना मैंने क्या कहा था मैंने कल, तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना घर जाके रिवाइज कर लो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब क्वेश्चन जो आते हैं वो सब यहाँ ले रखे हैं मैंने, सब कुछ आपके पास जब पूरा रेडीमेड है। लिखने का काम आपको दे नहीं रहा, मुझे पता है आलसी लोगों को लिखूं ज्यादा हो नहीं, तो वो कुछ स्पेसिफिक चीजें लिखने को बोल रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा नोट है, जो एक्स्ट्रा लॉजिक है वो लिखने को बोल रहा हूँ, बाकी सब आपको दे रहा हूँ। फिर कुछ तो पढ़ो, कल ऐसा मत करना। कल जब आओ तो जितना आज जहां मैं एंड करूंगा एक बार रिवाइज करके आना। कोई नई चीज आए तो जैसे ही मैं शुरू करता हूँ मुझे रोक कर पहले वो पुराना चीज क्लियर कर लो, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये था अपना क्या, उसके कार्य। कम से कम अब तो बता दो कोई एग्जाम्पल, कोई चीज, यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ। तो देखो हर पॉइंट को मैंने कवर किया है, कोई भी चीज हो सकती है ना, कोई भी चीज हो सकती है, ओके, उस सबको मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो ये पॉइंट क्या आया, सांख्यिकी के उपयोग और महत्व लिखा हुआ मैंने है। आपसे मुझे इतनी उम्मीद है कि हर चीज का ये पॉइंट है वो एक एग्जाम्पल, किस तरह से वो राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के प्रशासन में काम आ रहा है, कोई भी एक एग्जाम्पल है ना। जैसे मैंने लिखा आर्थिक योजना, इसमें मैंने खुद दिए एग्जाम्पल आपको, है ना, इनके एग्जाम्पल। और एक और होगा शायद, 4 लिखे थे मैंने, हाँ एक ये और है,
तो थोड़ा सा मुझे बताओ एग्जाम्पल देके किस तरह से मैंने कहा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़ा काम आता है सांख्यिकी, इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है सांख्यिकी। आवाज ही नहीं आ रही, देखो अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, चलो अच्छी बात। और कोई चीज, मतलब मैं ये कहूं कि बिना इसके गवर्नमेंट हिल नहीं सकती है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। बिना सांख्यिकी के प्रयोग से गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, चाहे स्टेट हो चाहे आपका क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पॉसिबल ही नहीं चल जाए, इतना इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी। अरे रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा, टैक्स कितना कलेक्ट होगा, अगर इसी की जानकारी नहीं है तो गवर्नमेंट अपना बजट कैसे एलोकेट करेगी। रेवेन्यू जो आ रहा है, जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, अगर टोल टैक्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, जब तक उसका डेटा नहीं आएगा तब तक गवर्नमेंट अपना ये बजट कैसे बनाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहो तो अपने कॉपी पे चाहो तो लिखो, आपका टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, वो सब चीजें जब तक पता नहीं लगेंगी तब तक आप पता कैसे लगाओगे कि कहाँ बजट में कितना पैसा मेरे पास आएगा, कितना मेरा खर्च करने का प्रावधान है। तो ये बिना इसके पता लग नहीं सकता। तो ये राज्य और केंद्र सरकार की बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी की भी, किस तरह से मेरी चीजें मेरे पास आएंगी और कैसे मैं उसको खर्च करूंगा। फिर आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग, नाम सुना है पंचवर्षीय योजना, आज तो नाम चेंज हो गया इसका। तो क्या करते हैं पंचवर्षीय योजना, बताओ मेन फोकस क्या होता है, बताओ पंचवर्षीय योजना मेन फोकस क्या होता है। गवर्नमेंट ये देखती है किस सेक्टर में कमी हो रही है, मुझे कहां के, जैसे मान लो देखा कि भी इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या चेक किया डेटा से कि इंडस्ट्रीज में जो निवेश है वो क्या आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। तो क्या करेगी वो, इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करेगी, वो इन्वेस्ट करेगी। तो बेसिकली आपकी जो योजनाएं होती हैं वो गवर्नमेंट ये देख के काम करती है किस तरह से पिछले सालों में क्या क्या, कहाँ किस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, किस सेक्टर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, उस हिसाब से क्या करेगी वो इन्वेस्टमेंट को लेके आएगी। तो बजट का, मॉनेटरी पॉलिसी, ये आप पढ़ोगे मेरे साथ ही कनेक्शन में वो है कोर्स में आपके, ये है ना, बजट भी शायद कोर्स में आपके है, ये आप पढ़ोगे। तो इन सब के लिए अपना क्या है सांख्यिकी, जब तक आंकड़े नहीं आएंगे तब तक वो कोई चीज आप उसमें आगे, जब तक प्रेडिक्शंस नहीं आएंगी, जब तक उसके फोरकास्टिंग नहीं होगी तब तक उस पर नहीं पाओगे आप। ये शायद आपके नया नाम है, ये आई डोंट थिंक कि आपने शायद पढ़ा होगा, ये कोई जानता है कि क्या होता है ये। बाकी तो ठीक है, अकाउंटिंग है, ये सब चीजें आपने यूज की हैं, ये शायद एक हो सकता है नया नाम हो। किसी ने एबीएसटी में एमकॉम किया है, आप में से किसी ने, आपने किया तो आपका शायद ये नाम पढ़ा हुआ होगा, कुछ आइडिया होगा आपके ऑपरेशन रिसर्च में ये होता है, लेकिन शायद ये ऑप्शनल होता है, लिया हो तो होगा नहीं तो नहीं होगा। ये चीजें क्या होती हैं, ये इंडस्ट्रीज में काम आता है, ये इंडस्ट्रीज में काम आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट, असाइनमेंट, थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा मतलब आपको है नहीं इससे। जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है जी, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है ना, कोई फैक्ट्री है और वो जयपुर में उसका एक प्लांट है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है, बेंगलोर में उसका एक प्लांट है ना, और मान लेते हैं कहाँ पर, एक और ले लेते हैं कहीं पर महाराष्ट्र में है मान लेते हैं, या मुंबई में, ठीक है, जयपुर में है, बेंगलोर में है और मुंबई में, तीन जगह सामान का उत्पादन होता है। मान लो टीवी बन रहे हैं, क्या मान रहे हैं, मान लो टीवी बन रहे हैं, है ना, टीवी बन रहे हैं, एक टीवी कहाँ बन रहा है उसके, जयपुर में बन रहे हैं, एक कहाँ बन रहा है बेंगलोर में, एक कहाँ बन रहा है मुंबई में, ये तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब डिमांड आएगी, डिमांड कहाँ कहाँ से आ सकती है, डिमांड बहुत जगह से आ सकती है। और डिमांड मतलब कस्टमर, उसके कस्टमर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसके मंगाने वाले, हो सकता है कस्टमर उसके मंगाने वाले दिल्ली में हो, और कहाँ हो, चेन्नई में हो, और कहाँ हो, बोलो कुछ है सिटी बोलो, है मुंबई तो हो गया अहमदाबाद ले लेते हैं, और कौन सा बोलो, सिटी याद नहीं है, कोलकाता ले लेते हैं, चलो चलो खत्म, इतने लेंगे, ज्यादा ही नहीं। अब हुआ क्या, समझना ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, ओआर का मतलब, ओआर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई पढ़े ना उसको, रिसर्च मेरा उसी में काम है तो इसलिए मैं उसको थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं आपको। अब होता क्या है, देखो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर सामान बन रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन सामान बन रहा है, और
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में सामान क्या कर रहा है, मंगाया जा रहा है। यहाँ सामान क्या हो रहा है, बन रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, वो मंगाया जा रहा है, आपसे मंगाया जा रहा है। अब इतना टीवी उठाया जयपुर से, अब फेंक दिया दिल्ली, ऐसा होगा नहीं, क्या होगा, वाया ट्रांसपोर्ट जाएगा, चाहे वो ट्रक से जाए चाहे कैसे भी जाए। अब उस ट्रांसपोर्ट में क्या लगेगी, कॉस्ट। और उस ट्रांसपोर्ट क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी। तो समस्या ये आती है कि अब जैसे जयपुर में से मान लो टीवी बन रहे हैं, मान लो 100 टीवी बन रहे हैं उसके, मान लो बेंगलोर में कितने बन रहे हैं, 500 बन रहे हैं, मान लो मुंबई में कितने बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं, है ना। और मान लो दिल्ली वाला कितने मंगा रहा है, 60 मंगा रहा है, ये मान लो 50 मंगा रहा है। इतना जोड़ के जाड़ के लिख देना, कुछ भी है ना, जोड़ लिख देना, वो बराबर कर लेते हैं उसको। अब वो समस्या कहाँ आई, समस्या ये आई कहां से कितना माल किस कस्टमर को बेचें या भेजें कि अल्टीमेटली क्या हो, बताओ, कॉस्ट कम पड़े। तो देखो ओआर जो चीज है ना, वो ट्रांसपोर्ट में, असाइनमेंट में, मतलब जिसको जॉब सैलरी आपको जो किस हिसाब से दें अपन लोगों को, ताकि हमारी टोटल सैलरी कॉस्ट है वो कम से कम रहे। बहुत सारे सेगमेंट है इसके, बहुत सारे सेगमेंट है। तो समस्या इस तरह सॉल्व होती है कि किस जगह से कितने टीवी किस कस्टमर को भेजें कि उसकी डिमांड भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, सप्लाई भी क्या हो जाए उसकी पूरी हो जाए। और जो उन्होंने बच्चों ने बोला कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो क्या है, मेरे मिनिमम आए। वो क्या है, ये किसे खेला मैं, डेटा से खेला। किसे खेला मैं, डेटा से मैंने प्ले किया। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सांख्यिकी जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल आती है। तो राज्य केंद्र सरकार में, आर्थिक योजनाओं में, लेखांकन, प्रशासन, सूची नियंत्रण, इसके बारे में तो मैं बात तब भी करूंगा, एक नाम आएगा इसमें, क्वालिटी कंट्रोल का ही है, क्वालिटी कंट्रोल। इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा, अभी बात करने का मतलब नहीं है। गुणवत्ता नियंत्रण में भी बड़े काम आती है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे इन दो के बारे में, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र। कोई एग्जांपल दो। ये तो खैर मैंने बता ही दिया। ये जानते हो क्या होता है, अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं ना, एक तो क्या माइक्रो और एक क्या मैक्रो। दोनों में डाटा का काम होता ही नहीं है, दोनों में डेटा को आपको प्ले करना पड़ेगा। ये हो सकता है आपके लिए नया नाम हो, कोई जानता है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स नया नाम है। इकोनोमेट्रिक्स हर जगह नहीं होती, चाहे अपने आरयू में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं है, आगे होती है। ये बेसिकली मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, इन तीन का कॉम्बिनेशन है। एक नया नाम आया है इकोनोमेट्रिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, इन तीन का कंबाइंड होता है, तब जाके बनती इकोनॉमिक्स। तो बात छोड़ो, इसका बताओ कैसे इस्तेमाल होता है, आइडिया दो थोड़ा सा, हल्का सा एग्जांपल दो। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में किस तरह इसका उपयोग होता है, बैंकिंग में कहाँ और बीमा क्षेत्र में कहाँ। चलो इसका मैं बताऊंगा, इसका सब बताओ कोई एग्जाम्पल यहाँ सांख्यिकी इस्तेमाल होती है, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने पढ़ रखा है। अरे नाम सुना है क्या, क्या होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है ये, कैश रिजर्व रेशो। और होता क्या है, आरबीआई गाइडलाइन देता है, आरबीआई गाइडलाइन देता है कि किस बैंक को कितना पैसा कैसे क्या रखना है, लिक्विडिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, तरलता, तरलता। कितना, जितना जमा हुआ है उसका कितना परसेंटेज आपको क्या रखना है, एज लिक्विड रखना है। तो किस हिसाब से चेंज करती है आरबीआई, मार्केट में कैसा फ्लो, पैसा कैसा फ्लो हो रहा है, कितना कस्टमर के पास है, कितना मार्केट में फ्लो हो रहा है, उस हिसाब से क्या करती है आरबीआई, चेंज करती है। वो कहां से पता लगता है उसको, डेटा से। कहां से पता लगेगा उसको, डेटा पता लगेगा। तो ये तो सीआरआर है, और भी कई तरह की अपनी रेट्स होती है ना, इंटरेस्ट रेट होती है, वो किस तरह चेंज होती है। अपने इंटरेस्ट रेट कभी आप देखते हो कोई बढ़ती है कोई घटती है, कैसे हो रहा है, आरबीआई क्यों कर रहा है, वो डेटा से पता लगता है, कितना मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, उस हिसाब से वो डेटा से पता लगता है। बीमा क्षेत्र में कैसा होता है डेटा का काम, चलो एक हिंट देता हूं, आप बताना क्या हुआ इसके अंदर। मान लो आज अपन बीमा करवाने जाएं, आज हम बीमा करवाने जाएं, अगर मैं कोई पॉलिसी आज लेता हूं और एक मान लो ये बच्चा पॉलिसी आज लेता है, दोनों में से किसका प्रीमियम कम आएगा और क्यों। कोई पॉलिसी लेना जाएंगे अपन, और मैं भी लेता हूँ पॉलिसी लेता हूँ, सेम पॉलिसी बच्चा लेता है, और प्रीमियम की बात करेंगे तो इन्होंने कहा सर आपका ज्यादा प्रीमियम आएगा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इनका प्रीमियम कम आएगा, क्यों। और वो रुपये भी बिल्कुल, जैसे मान लो सपोज इनकी एज है, ऐसे मैं मन से बोल रहा हूँ, इनकी एज मान लो 23 साल 8 महीने,
और मान लो बच्ची गई, मान लो इनकी एज 21 साल 7 महीने, इनका अलग बिल्कुल रुपये पैसे में बिल्कुल फिक्स प्रीमियम आएगा। इसका मतलब कोई ना कुछ ऐसी उन्होंने बना रखी है जिससे पूरी कैलकुलेशन डेटा बेस पे हो रही है। वो सांख्यिकी में एक चैप्टर होता है वाइटल स्टैट्स, उसमें एक टेबल बनती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में आपको। एक टेबल होती है, आपने देखा होगा, बाई चांस आप जाओ कभी बीमा करवाना है तो जो बीमा का एजेंट होता है ना, तो तुरंत एक बुक ही खोलता है, देखा होगा आपने, तुरंत बुक खोलेगा, उसमें पेज नंबर देखेगा, कितनी एज है आपकी, कितनी एज है, और यहाँ देखेगा ये आपका प्रीमियम है। तो उन्होंने पास्ट डेटा से एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी टेबल बोलते हैं उसको, एलईटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एलईटी बोलते हैं, जो वो खोलते हैं टेबल को, उन्होंने पूरा डेटा बना रखा है कि जो बंदा आज इतनी है, हमारा एनवायरमेंट, हमारा देश का जिस तरह से खाना पीना कल्चर चल रहा है, उसमें उन्होंने एक एज की क्या कर रखी है, एक प्रोबेबिलिटी, एक प्राइस बना रखी है कि आज जो इतने साल का है उसके जीने की संभावना आगे कितनी है। उस जीने की संभावना के आधार पर क्या बना रखा है उन्होंने, प्रीमियम बना रखा है। तो ऑफकोर्स जब मैं ये कराने गए तो मेरे आगे जीने की संभावना इनके मुकाबले क्या है, कम है, तो रिस्क ज्यादा होगी, बीमा कंपनी की रिस्क क्या हो गई, ज्यादा हो गई मेरे लिए। तो जो रिस्क ज्यादा है तो मेरा प्रीमियम ज्यादा होगा, इनके लाइफ जीने की संभावना ज्यादा है तो रिस्क कम है, रिस्क कम है तो प्रीमियम क्या होगा अपना, कम होगा। तो हर चीज में डेटा का बेहतरीन इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना। चलो अब आज की क्लास की सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये तो बाद में बात करेंगे। बताओ आज की क्लास की क्या फाइंडिंग्स थी, जल्दी बताओ। नहीं, बहुत जगह, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री क्या होती है जानते हो? इन्वेंट्री क्या होती है, सामान रखते हैं ना अपन, एक्स्ट्रा रखते हैं घर में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत जगह। मतलब ऑलमोस्ट ये मांगे चलो ह्यूमन लाइफ के हर फील्ड में कहीं ना कहीं ऑपरेशन की प्रोग्रामिंग है। फर्क इतना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसमें ये बना के, और आजकल मार्केट में क्या मिलते हैं, इसके सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इतना फर्क है कि हम लोग जब यूज करते हैं इसको, तो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हूँ, इसलिए उस चीज को मैं ज्यादा बताता हूँ आपको इस बारे में। तो बस ये मार्केट में सॉफ्टवेयर है, ये डेटा आप उठाएंगे, डेटा डालेंगे और रिजल्ट आपको दे देंगे, बट वो हम ही डाल सकते हैं, डेटा कहाँ डालना है हर कोई नहीं डाल सकता। खैर, तो बताओ आज की क्लास की मोटी मोटी फाइंडिंग्स की अपन रिवाइज करें, क्या क्या फाइंडिंग्स थी। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि अगर कोई आपसे पूछे, मैं भी याद कराता हूं आपको, अगर कोई आपसे पूछे सांख्यिकी का स्कोप क्या है, दायरा क्या है, तो कौन सी 3 चीजें आपको दिमाग में आनी चाहिए, बताओ। अगर कोई पूछे व्हाट इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का दायरा क्या है, तो 3 चीज दिमाग में आनी चाहिए। कौन सा, नेचर, प्रकृति, दूसरा कौन सा है, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा कौन सा है, लिमिटेशन, उसकी सीमाएं। विषय वस्तु की बात अपन डिटेल में की करेंगे। नेचर कौन सी, कल भी कर ली थी, नेचर क्या, साइंस और क्या, आर्ट्स, ठीक है, याद रहेगा, छोड़ो। नंबर 2 बोलो क्या, विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या बताया मैंने, विषय वस्तु में सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको 2 बातें बोली, कौन कौन सी, डेस्क्रिप्टिव और कौन सा, इन्फरेंशियल। डेस्क्रिप्टिव के अंदर कौन से 2 शब्द दिमाग में रखोगे, एक तो दिमाग में रखोगे संरचना, और एक क्या रखोगे इसका, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपका स्ट्रक्चर और क्या विशेषताएं दिमाग में रखोगे। अगर कोई और अंदर घुस जाए कि साहब आप ये बताओ कि स्ट्रक्चर से क्या समझते हो, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अपकरण की माप, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब क्या है अपने, ये स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। कोई पूछे विशेषताएं क्या है, तो ये डेटा किस तरह झुका हुआ है। अगर डेटा स्क्यूनेस और क्या, कुर्टोसिस। स्क्यूनेस क्या होती है, डेटा बड़े मानों के झुका हुआ है या छोटे मानों के झुका हुआ है, और कुर्टोसिस क्या होती है, तीखापन, कितना तीखा है, कितना चपटा है, कितना मध्यम है, इसको बोलते हैं अपन कुर्टोसिस। ठीक है, ये तो हो गया अपना डेस्क्रिप्टिव, वर्णन करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला। दूसरा कौन सा है, इन्फरेंशियल, यानी निष्कर्षात्मक। क्या था वो, बिल्कुल अलग चीज है वो। पूरे बड़े समूह में से छोटे समूह का अध्ययन करके पूरे बड़े समूह के बारे में निष्कर्ष देना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अध्ययन किसका किया, छोटे पार्ट का, लेकिन डिसीजन किसके बारे में दिया, पूरे बड़े समूह के बारे में। दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल और इंडक्टिव। उसको अपन क्या बोलते हैं, निष्कर्षात्मक और आगमनात्मक, 2 नाम हो गए। ये बात होगी किसकी, अपने, ये बात होगी अपने स्कोप की। स्कोप के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा था कि फंक्शन, उसके कार्य क्या है अपने सांख्यिकी के, तो 4 कार्य ऐसे याद नहीं होते, तो उसका मैंने आपको बताई सीक्वेंस। बोलो सीक्वेंस में क्या थी, सबसे पहले जटिल डेटा को, बस सिंपल भाषा में याद रखो, जरूरत नहीं है
नो नीड टू लर्न वर्ड बाय वर्ड, पूरा सेंटेंस ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? जटिल डाटा को क्या किया? आसान किया, सिंप्लीफाई किया कॉम्प्लेक्स को। सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया? तुलनात्मक अध्ययन आसान हो गया। तुलनात्मक अध्ययन आसान हो गया, संबंध बनने लग गए। तुलनात्मक अध्ययन आसान हो गया तो संबंध बनने लगे, और संबंध बनने लग गए, सब कुछ जानने लगे, तो आपके अनुभव और ज्ञान में क्या हुई? बढ़ोतरी। तो ये चार चीज आपको ऐसी याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद थी इंपॉर्टेंस। क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बताओ? 5 चीज ध्यान रखना, 5 पॉइंट ध्यान रखना। पहला क्या? स्टेट गवर्नमेंट, कोई सी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो चाहे आपकी, तो गवर्नमेंट के चलाने में, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी सरकार के प्रशासन में बिना सांख्यिकी के कोई काम हो नहीं सकता। दूसरा कौन सा था? आर्थिक, अपनी जो भी गतिविधियां हैं उन सब के अंदर, चाहे बिजनेस एक्टिविटीज हो चाहे कुछ भी हो, उन सब में अपना वो काम आएगा। तीसरा कौन सा था? बीमा और बैंकिंग, वेरी गुड। चौथा, इकोनॉमिक्स के सब चीज बोल देना, माइक्रो, मैक्रो, और एक क्या नाम दिया मैंने? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तो बिना इसके, अभी आप बाई चांस आपके कोई भाई बहन बड़े छोटे पढ़ रहे हो आजकल, अभी 2 सब्जेक्ट, कभी जिसे नाम सुना क्या? एक्चुअरीज, कभी सुनाई दिया क्या आपने एक्चुअरीज? एक नया कॉन्सेप्ट आया है एक्चुअरीज इन दिनों। इन दिनों तो खैर क्या 2-3 साल हो गए, और उसकी बेहतरीन और भयंकर डिमांड है। 12th के बाद होता है, जैसे आप लोग कहते हैं ना बीकॉम वगैरह करते हो आप लोग, 12th के बाद होता है एक्चुअलीज। तो इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, और शुरुआत का जो पैकेज है ना, वही पैकेज आपका, मतलब 8 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपके 8 पेपर क्लियर हो तभी आपको जॉब मिलेगी। आपके 2-3 पेपर क्लियर हो गए तो ही आपके जॉब के क्या होते हैं, चांस बहुत ज्यादा आपके इसमें हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जो एक्चुअलीज है ना, ये उसी का जो मैंने नाम दिया इकोनॉमेटिक्स। बेसिकली सारा खेल किसका है? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और क्या? इकोनॉमिक्स है मेन, यही इकोनॉमिक्स है मेन। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के एनालिसिस में किसका यूज? स्टैट्स का और किसका? मैथ्स का। इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अपन एक्चुअलीज। और शायद मैंने शायद कल बोला भी था कि आप कुछ एक बार सर्च कर लेते हो फेसबुक पे, करते हो सर्च, तो एग्जैक्टली जो आपने सर्च किया उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके अपने आप ही क्या करता है, वो पूछना शुरू करता है, तो कहां से आ रही है। यानी कोई ना चीज ऐसी प्रोग्रामिंग बना रखी है जो डेटा को फैच करके, और पर्टिकुलर आपकी आएगी, आपकी पड़ोसी की नहीं आएगी वो चीज, वो केवल आपकी आएगी। तो इतनी भयंकर एल्गोरिथम बनाना, वो सब किसी का खेल हो सकता है। किसका? आंकड़े कहां से लो? स्टैट से। और उन आंकड़ों को क्या करो? प्रोग्राम कहां से करो? मैथ से। आंकड़े कहां से लो? सांख्यिकी से। और उनकी प्रोग्रामिंग कहां से करो? गणित से। तो ये टोटल आजकल जो इसका चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा चीज चल रही है, इसकी काफी डिमांड भी है इकोनॉमिक्स की। खैर, अब हम क्या कर रहे थे? हाँ, तो ये अपने क्या हो गए, उसके इंपॉर्टेंस हो गई थी, उसके क्या हो गए थे? यूज हो गए थे। ये दिमाग में रखना है आपको। और आज का काम मैं इतना ही दे रहा हूँ आपको कि जो भी मैंने पढ़ाया है, मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, यहीं तक पढ़ाया, आज यही रखते हैं, ज्यादा थ्योरी हो गई। ये जो बैंकिंग, बीमा क्षेत्र, माइक्रो, मैक्रो, है ना, लेखांकन, हर जगह अकाउंटेंसी वगैरह सब में, आर्थिक योजनाओं में, राज्य के प्रशासन में, तो जो भी उसके उपयोग और महत्व है, उन सबको भी दिमाग में रखना। कल हम देखा जाए तो अभी चलिए थ्योरी, अभी तो थ्योरी थी, कल से अपना जो मेन सांख्यिकी का काम है ये यहाँ शुरू हो जाएगा। फिर आपका अब प्रॉपर जो अपनी सांख्यिकी जो अपन जानते हैं वो कल से स्टार्ट होना हो जाएगा। तो आज कोशिश करना, जितना ही मैंने बताया है ऑनलाइन तो आपको मिल ही गया है, पीडीएफ मिल जाएगी 1-2 दिन में, आपको इसको रिवाइज करके आना।